अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हमने मीडिया के लोगों को दोबारा बुलाया है क्योंकि अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के मालेगांव महाविकास अघाड़ी के क़याम का ऐलान किया था। मीडिया ने बहुत सारे सवालात किए, मगर ऐसा रहता है कि एक ही वक्त में सारी बातें नहीं हो सकती। हमारा शहर जिन हालात से गुज़र रहा है, हमारे शहर में जितने मसाइल हैं, इन मसाइल के लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, इलेक्शन में क्या मुद्दा हो सकता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एक वक्त में नहीं हो सकती। इसीलिए हमने तय किया था कि अभी अघाड़ी का ऐलान करना है। बहुत सारी पार्टियां हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टियां हैं, हर पार्टी को नुमाइंदगी भी देना है। तो इसलिए हमने ये तय किया था कि अभी हमने जो कुछ तय किया अघाड़ी की तरफ से उसके ऐलान हम लोग कर देंगे, और मीडिया की तरफ से जो सवालात आएंगे उसके जवाब के लिए हम लोग अगला सेशन बाद में रखेंगे। और हमारा ये भी मकसद था कि जब हम अघाड़ी का ऐलान करेंगे उसके बाद में आवाम का रद्द अमल क्या है, आवाम के अंदर उसका क्या असरात जा रहे हैं, उसको भी हम समझ लेंगे। उसके बाद हम आप लोगों के सामने बैठेंगे। मीडिया में मालेगांव महाविकास अघाड़ी की बात जाने के बाद आवामी सतह पर 2 किस्म के रुझान पाए गए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि यार इस अघाड़ी का चेहरा कौन है। जैसा कि यहां भी सवाल किया गया था कि यार मेयर का चेहरा कौन रहेगा, तो अघाड़ी का चेहरा कौन, या ये बोला गया कि कोई बड़ा चेहरा इस अघाड़ी में नजर नहीं आ रहा है। दूसरा बड़ा सवाल ज्यादा शिद्दत से किया गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से। हर बात के लिए मंजर और पस मंजर होता है। समाजवादी के ताल्लुक से मैं 2 लफ्ज में बोल दूं, मगर उसके पस मंजर को समझना भी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत सारी बातें तो शरद खैरनार साहब ने कर दी थी, लेकिन उसके पस मंजर को भी समझना जरूरी है, और उसके लिए वक्त लगता है। और इतना वक्त लोगों के पास, आज डिजिटल दौर है, इतना वक्त लोगों के पास नहीं रहता है कि वो लोग 1-1 घंटा पहले 3-3 घंटे जलसे चलते थे, अभी लोग 10 मिनट में बात सुनना चाहते। तो मैं ये आज आप लोगों को बोल रहा हूं कि उस दिन भी मैंने बोला कि इलेक्शन तक बोलना है, सारा मसाला आज ही रख देंगे तो फिर मतलब क्या आएगा। और फिर इलेक्शन तक के बोलना है ताकि एक एक बात लोगों के, आवाम के जहन नशीन हो जाए, एक एक बात याद हो जाए और समझ कर लोग फैसला कर सके इस शहर की भलाई के लिए। तो इसलिए आज भी जो कुछ बोला जाएगा, इसके बाद भी बहुत सारी तिश्नगी बाकी रहने वाली है, बहुत सारी बातें होने वाली है। सबसे पहली बात जो चेहरा, तो आप लोग देख रहे हैं कि शहर जिन मसाइल से, जिन हालात से जूझ रहा है, कोई भी लीडरशिप से मुतमईन नहीं है। एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को बना दिया गया मामूली वोटों के फर्क से, लेकिन उनकी कारकर्दगी से आधा शहर मुतमईन नहीं है। साबिक एमएलए शेख आसिफ साहब बहुत करीब से हारे, लेकिन उनकी कारकर्दगी से भी शहर मुतमईन नहीं है। हमारा ये मालेगांव महानगर पालिका का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में एक बड़ा हिस्सा मालेगांव आउटर हल्का, असेंबली हल्के का भी आता है, जिसमें एमएलए दादा भूसे हैं, और वो आज वक्त के हिसाब से मिनिस्टर भी है, और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में 5वें नंबर के सबसे बड़े मंत्री है। उसके बावजूद हमारे शहर के मसाइल जिस किस्म के हैं, उससे दादा भूसे की कारकर्दगी से भी लोग मुतमईन नहीं है। हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि फिरका परस्ती, धर्म की बात करके आउटर में वोट ली जाती है, सेंट्रल में वोट ली जाती है। पहले इसी बुनियाद पर नदी के इस पार और नदी के उस पार गांव को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। अब जब नदी के इस पार कोई हिंदू नहीं बचा, मुसलमान के अलावा कोई दूसरे धर्म का नहीं बचा, तो यहां मुसलमानों के बीच में दरार डाली गई और मुसलमानों को दखनी मोमिन के नाम पे बांट दिया गया। आवाम के मसाइल के लिए तुमको नुमाइंदगी दी जाती है, आवाम के मसाइल हल करने के लिए तुमको भेजा जाता है,
मगर यहाँ पर इलेक्शन के वक्त मजहब की बात करके, जात पात की बात करके तुम वोट ले लेते हो। आज भी खुला नक्शा नजर आ रहा है कि इस्लामपुरे से कौन चुन करके आएगा, सलीम नगर और आयशा नगर के इलाकों में कौन चुन के आएगा, खुला नक्शा नजर आ रहा है। इसमें कोई तामीर की बात, कोई हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात, कोई हमारे घर के लोगों की हिफ्ज़ान सेहत की बात, कोई हमारे शहर के हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात, कोई ऐसे तालीमी मामलात में, सेहत के मामलात में, साफ सफाई के मामलात में कोई मुद्दा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि क्यों नयाल नगर और सलीम नगर में शेख आसिफ की सीट चुन के आएगी, क्यों नयापुरे में मुफ्ती इस्माइल की चुन के आएगी, इसके वजह आप सब जान सकते हैं। तो क्या इन हालात में हम मुतमईन हैं? अगर इन हालात से हम बदजन हैं, यही वजह है कि आप इन सियासी पार्टियों के प्रोग्रामों को देख लो, चाहे मुफ्ती इस्माइल बुलावे, चाहे शेख आसिफ बुलावे, इनके प्रोग्रामों में इनके पगारू वर्कर, इनके चम्मच, इनसे फायदा उठाने वाले ठेकेदार, इनसे टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद लोगों के अलावा आम आवाम इनके प्रोग्रामों में शामिल नहीं होती। आम लोग बदजन है, इसलिए कोई क़यादत की जरूरत है। अब कोई बड़ा चेहरा, मुझसे कहा गया कि मौलाना उमरैन महफूज रहमानी जैसे लोग, तो सियासत को जिस निचले दर्जे पर पहुंचा दिया गया है, इंतकामी सियासत, बदनाम करने की सियासत, इल्जाम तराशी की सियासत, ऐसे माहौल में कोई सनतकार, कोई तालीम याफ्ता शख्स, कोई आलिम दीन, कोई सियासत में आने के लिए, आगे आने के लिए तैयार कैसे होगा? तो मैं कोई बड़ा चेहरा बन करके आपके सामने आ रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं इस काबिल नहीं हूं, क्योंकि जो कुछ लवाजमात लगते हैं, अगर अरस्तु खुद दुनिया फतेह करने के लिए निकल जाते तो दुनिया फतेह कर पाते। अरस्तु का मकाम अपनी जगह पर है, सिकंदर का मकाम अपनी जगह पर है। ये मैंने बहुत पहले से तय कर लिया था। मैं सियासत में लीडरी करने आया नहीं। मैं पहले एक मर्तबा इंटरव्यू में बोला हूं कि मैं पार्टी ऑफिस पर, निहाल साहब के ऑफिस पर फुल टाइमर बोल करके नौकरी करने गया था। मेरे हालात बहुत खराब थे, गरीबी थी। मैं 12वीं पास कर लिया था, पढ़ना लिखना आता था, तो मुझे निहाल साहब ने वहां फुल टाइमर बोल के नौकरी दी और मुझे कामकाज देख करके उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा मनीबेन कारा इंस्टीट्यूट में, और उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग दिलवा करके वहां से मुझे पढ़ करके आया। फिर 6 महीना मुझे और तरबियत मतलब प्रैक्टिकल के लिए भेजा गया। इस तरीके से मेरे पढ़ाई के पूरे अखराजात उठा करके मनीबेन कारा इंस्टीट्यूट से मुझे ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग, तंजीम किस तरीके से होती है, कामकाज कैसे चलता है, निज़ाम कैसे चलता है, इसकी ट्रेनिंग दिलवाई। और उन्होंने ऐलान किया था कि ये मेरा जानशीन बनेगा। अगर मुझे लीडरी करना होती तो इससे अच्छा मौका क्या था कि उस वक्त के बुलंद पाया लीडर ने मुझे अपना जानशीन बनेगा ऐसा ऐलान किया था। तो मेरा तो काम था उनके हाथ पांव दबाता, उनके सिर की मालिश करता, उनकी हाजी हाजी करता, तो मैं उनका जानशीन बन जाता। मगर उसूलों की बुनियाद पर मैंने उनसे इख्तिलाफ किया, और ऐसे वक्त में जब सब उनसे डरते थे, मैंने उनके खिलाफ तहरीक चलाई, उनके ऑफिस के सामने भूख हड़ताल करके बैठा, और उसके बाद उठ करके पूरे शहर में ताशा बजाओ आंदोलन करके मैंने उस शख्स की मुखालफत की। मेरी मुखालफत को लोग उस वक्त समझ नहीं सके, लेकिन जब नौबत का इलेक्शन आया, लोगों ने मेरा सपोर्ट भी किया, आवाम ने। मगर मेरी उम्र कम थी, मैंने असेंबली का फॉर्म भरा, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उम्र कम थी मेरी। मैंने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया डमी में, उसको खरीद लिया गया, उसको पैसे देकर बिठा लिया गया। तो नौबत के इलेक्शन फिर निहाल साहब जीत गए। 92 में 91 में उसके असरात ये हुए कि इनको मेजॉरिटी नहीं मिल सकी म्यूनसिपलिटी में, यूनुस ईसा सदर बल्दिया बन गए। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, तो मुझे उस वक्त हारून अंसारी साहब ने बोल दिया था कि निहाल अहमद पंचन्नू का इलेक्शन फिर जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भागलपुर में फसाद हुआ तो उसका किस्सा सुना गया, वोट ले ली जाती थी। इतना बेवकूफ बनाते थे लोगों को। मगर सबसे बड़ा सियासत में अलमिया ये हुआ कि 1996 में निहाल साहब ने मंच बनाया, और मंच बना के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, ये बोल करके गीता पर हाथ रख के कसम खिलवाई गई और कुरान शरीफ पर हाथ रख के कसम खिलवाया गया कि हम करप्शन नहीं करेंगे। उस वक्त करप्शन इतना आम नहीं था, खुलेआम पैसे की लेन देन नहीं होती थी। सियासत को लोग खिदमत समझ के किया करते थे, मगर कहीं ना कहीं मेंबर लोग थोड़ी बहुत चोरी छुपे कर लिया करते थे।
तो ऐसा ना करे। कुरान शरीफ पर और गीता पर हाथ रख करके कसम खिलवा करके टिकट दिया गया, और जब लोगों ने इस पर भरोसा करके उनको मेजॉरिटी दी, साजिदा मैडम सदर बल्दिया बनी, उसके बाद खुद साजिदा मैडम ने पैसा लेना शुरू कर दिया। पूरे शहर में हलचल मची कि ये क्या हो रहा है। सवाल हुआ तो निहाल साहब ने किदवाई रोड पर जलसा लेकर के भरे जलसे में बोला कि हाँ मैंने पैसा लिया है, हाँ हमने पैसा लिया है। अब क्या करेंगे? तब लोगों को मेरी बात समझ में आई और 1999 में निहाल साहब को हरवाया गया। रशीद साहब ने वो काम किया, हमेशा मालेगांव के लोग गिरना डैम के पानी की मुखालफत करते थे कि वो पानी महंगा है, गंदा है, और जो चनकापुर का पानी है साफ सुथरा है और फ्री में आता है। मगर इन्होंने सबसे पहले असेंबली में जाने के बाद पानी का ही सौदा कर लिया। उसके बाद कारपोरेशन की मुखालफत करते थे, इन्होंने कारपोरेशन की हामी भर ली। इस तरीके से शेख रशीद साहब जो है वो भी लोगों की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। 2001 का फसाद हुआ, उस फसाद में इनके किरदार पर उंगली उठी। मैंने यूनुस ईसा साहब से कहा कि आप समाजवादी पार्टी में आओ। उनको समाजवादी उनके घर जाकर के बोला, उनके समधी जो है औरंगाबाद में समाजवादी के जिम्मेदार थे, उनसे बात करवाई, और 2002 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को तीसरी ताकत बन करके उभरने का मौका मिला। लेकिन उसके बाद यूनुस ईसा साहब ने वो एक्टिविटी नहीं दिखाई जैसी दिखाना चाहिए थी, और समाजवादी पार्टी का डब्बा गुल हो गया। 2004 का इलेक्शन शेख रशीद साहब फिर जीत गए। लेकिन 2005 में शेख आसिफ को सदर बल्दिया बनाने के बाद इनकी कारकर्दगी और शेख आसिफ के मेयर की कारकर्दगी देख करके ये हुआ कि अब क्या किया जाए। सब पर भरोसा कर रहे, कुरान शरीफ और गीता पर हाथ रखकर लोग झूठ बोल रहे, तो क्या किया जाए। तो ऐसा हुआ कि अब मस्जिद में से एक आध इमाम साहब को लेके आ जाओ। तो लाया गया इमाम साहब को भी। 2007 में मौलाना को लाए, पकड़ के इमाम साहब को मुसल्ले पे से उठा के लाए कि अब तुम क्या आदत कर लो। लेकिन इन्होंने तो मुसल्ले ही बेच डाले। मैं उनको बोला कि अगर तुम चाहते तो जैसे तुमने बोला था कि इस्लाह सियासत के लिए आए, इस्लाह माशरा करते करते इस्लाह सियासत के लिए आए, अगर उस वक्त तुमने उम्मीदवारों का पैसे कौड़ी के तरफ नहीं गए होते तो शायद ये हाल नहीं होता। ये इज्तिमा हुआ था, इज्तिमे में लोगों ने रजाकाराना खिदमत दी थी। तुम अगर बोले होते कि बैतुल माल की हिफाजत भी दीन का एक हिस्सा है तो तुम रजाकाराना तौर पर उम्मीदवार का काम करो, तुमने उम्मीदवारों को पैसा खर्चा करने नहीं दिया होता तो शायद ये हालात नहीं होते। आज पैसे की सियासत इतनी बुरी हो गई है क्या तुम देखो कि 40-50 लाख आदमी मेहनत करके, मेहनत कशों का शहर है, ये मजदूरों का शहर है। यहां पर हम लोगों को मजदूरी क्या मिलती है? एक आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा करता है तो 4-5 लाख रुपए का एक घर बना पाता है। पूरी जिंदगी मेहनत करके 4-5 लाख रुपए का एक घर बना पाता है। ऐसे शहर में इलेक्शन लड़ना है तो 40 लाख 50 लाख रुपया लगने वाला है। कोई वर्कर, आवाम का खिदमतगार आज मैदान में आने को तैयार नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूं, ये जो मेयर बनाने का दावा कर रहे कि हमको मेजॉरिटी दो, हम झंडा लहरा देंगे, इनके पास भी शहर में उम्मीदवार नहीं है, ये उम्मीदवार ढूंढते फिर रहे हैं। मैंने बोला इसके पहले भी कि तुम फिरका परस्ती का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है नदी के उस पार जाकर के उम्मीदवार खड़ा करने की, और ना नदी के उस पार वालों की हिम्मत है कि इधर आके खड़ा करने की। ये शहर सबका मिला जुला है। हिंदू का ताना बाना है तो मुसलमान का कपड़ा है, मुसलमान का कपड़ा है तो प्रोसेस हिंदू का है। मुसलमान को खाना खाना है, अपने गली मोहल्ले की किराना दुकान से सामान ले रहा है, लेकिन किराना का होलसेल का मार्केट हिंदुओं का है। तुम कैसे यहाँ पर भेदभाव कर सकते हो? कैसे इनको अलग कर सकते हो? और फिर हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं। ये भारत सभी मजहबों का, सभी लोगों का गुलदस्ता है, और आज हमारे शहर को फिरका परस्ती का ऐसा लेबल लगाया गया। हमारे ऊपर वोट जिहाद, लैंड जिहाद, आतंकवादी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या के इल्जामात लगाए जा रहे हमारे अपने लीडरों के बयानात की वजह से। एक एक बात बोलूंगा तो बहुत, मैं बोला कि मैंने जब किरीट सुमैया की इंटरव्यू में बोला कि जिस दिन मैं किरीट सुमैया का विषय बोलूंगा आंखें फटी रह जाएंगी। इन सब बातों को छोड़ करके आज हम लोग सिर्फ पैसों के लिए, तो 40-50 लाख रुपया इलेक्शन में कौन लगाएगा? जिसके बाद जुए वाले, सट्टे वाले, तोड़ीबाजी करने वाले, आवाम का खजाना लूटने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, यही लोग मैदान में आएंगे। क्योंकि ये 40-50 लाख लगा करके हासिल क्या होने वाला है? आज 40-50 लाख खर्चा करो, फिर गिनती होने के दिन इंतजार करो कि जीता कि हारा।
और जीतने के बाद भी क्या होगा, वो पैसा कहाँ से रिफंड आएगा। तो आज हमारे शहर को यही जो गलत पैसे जिनके पास है वही हमारे शहर की क़यादत करेंगे। मैं हमेशा इस बात की कोशिश किया कि 2 रुखी सियासत नहीं होना चाहिए, 3 रुखी होना चाहिए। 2 टीमें फुटबॉल के गेंद को लात मारती है, मालूम है कि मैं फुटबॉल के गेंद को लात मारूंगा, उड़ करके सामने वाली टीम के पास जाएगी गेंद, और सामने वाली टीम भी लात ही मारने वाली है। गेंद के हिस्से में उसके नसीब में लात खाना लिखा है। अगर मेरे शहर की आवाम के नसीब में लात खाना लिखा है तो ठीक है, हम लात खाने के लिए तैयार है। लेकिन फुटबॉल के मैदान में एक अंपायर भी होता है, वो बोलता है कि लात मारो, तुम्हारा हक है, लात मारो, मगर उसके भी कोई उसूल है। कोई गलत तरीके से लात मार देता है तो वो फुटबॉल के मैदान का अंपायर उस गेंद को उठा करके गले लगा लेता है कि फौल है, गलत है, मैं नहीं होने दूंगा। ऐसी कोई तीसरी ताकत भी हमेशा इस शहर में रहना चाहिए, मेरी हमेशा से कोशिश रही है। और इसीलिए मैंने मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कोशिश की, और इसी कोशिश में हमने समाजवादी पार्टी को हमेशा वो किया कि कोई नई क़यादत दे। ये आए मेरे पास, मैंने अभी बताया कि अरस्तु अगर खुद जंग लड़ने निकल जाता तो कैसे क्या होता, तो कोई अरस्तु बनता है तो कोई सिकंदर बनता है। तो मैंने अगर कोई मेरे पास आता था, मैंने ट्रेनिंग लेके आया, पढ़ करके आया। मेरे उस्ताद निहाल अहमद को कभी कोई बात जब मैं पढ़ चुका तो उनको मालूम था कि यार ये पढ़ा हुआ है, तो कभी कोई जरूरत पड़ी मेरे पास आए, 10 बार आए कि यार ये ऐसा। और अल्लाह का एहसान है कि जो भी एमएलए रहा, वक्त का जो भी हो रहा, कभी आप उनसे पूछ लो कि जावेद अनवर अपने जाती काम के लिए किसी के पास मदद के लिए गया क्या, लेकिन मेरे गली मोहल्ले में पूछो कि हर वक्त के एमएलए मेरे दरवाजे तक आए मदद के लिए। तो मैं, मेरे पास कोई आएगा रहनुमाई के लिए तो मैं एक उस्ताद हूँ, मैं अच्छी सबक दूंगा। मैंने दिया, लोगों को अच्छा सबक दिया। आते थे अब्दुल मालिक साहब मेरे यहाँ पे बहुत आते थे, उनको मैंने थोड़ा सी उनकी रहनुमाई की, अल्लाह ने उनको नवाजा, मेयर बना दिया। मेयर बनाने के बाद मैंने बोला अभी असेंबली के इलेक्शन मत लड़ना, नहीं बोले लड़ेंगे। कारपोरेशन के इलेक्शन पहले आया, सीटें कम हो गई, कुछ नहीं रह गए, फिर भी लड़ रहे। मैं बोला कि 10,000 वोट नहीं मिलेगी, असेंबली का मत लड़ो। उस वक्त ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, मगर राष्ट्रवादी ने टिकट मुफ्ती इस्माइल को दे दिया, ये चले गए MIM का टिकट लेके आ गए। अकबरुद्दीन अवैसी आ गए, उनकी तकरीरों से कुछ माहौल बन गया, 21,000 वोट मिल गई। तो ये बोल दिया, बोले जावेद अनवर ने मिसगाइड किया था, हमको तो 21,000 वोट मिल गई, मेरे से सलाम दुआ बंद। जिस दिन शेख आसिफ मेयर बने, दूसरे दिन मेरी राशन दुकान पे आ गए। मैं बोला क्या हो गया, तो बोले अब्बा बोले थे कि जरा उनसे मशवरा कर लिया करना। मेरे घर आते थे आसिफ साहब मशवरा करने, मेरे यहाँ 11वीं की न्यास खाने आते थे। MLA बने, मेरे यहाँ मुहर्रम की ताजिया देखने आए आसिफ साहब। जो 2019 का इलेक्शन आया, ये मुझे रास्ते में मिल गया, बोले क्या माहौल लगता। मैं बोला इलेक्शन तुम लड़ रहे हो, तुम फील्ड पर हो, तुमको मालूम, मैं तो घर बैठा हूं, मुझे क्या मालूम। मगर बोले नहीं, तुम इतने सीनियर हो, तुमको बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि तुम तो इलेक्शन हारते हुए नजर आ रहे हो। अरे बोले मेरे को गांव में अभी तक किसी ने बोला नहीं कि तुम हार रहे हो, तुम तो एकदम अलग ही बात कर रहे हो। तो मतलब भाई जो तुमने पूछा, मुझे जो दिखा मैं बोल दिया। तो बोले यार तुमको बताना पड़ेगा कैसे तुमको मैं हारता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो बोला तफसील से बात करना है, इसके लिए तफसील से बात करना पड़ेगी, घर पे आना। दूसरे दिन ये मेरे घर आए, 1.5 घंटा बैठे, मैंने इनको सारे असबाब बताए कि तुम क्यों मुझे हारते हुए दिखाई दे रहे हो। एक मिनट जरा सा, मैं इसीलिए बोला कि मैंने उनको बोला कि तुम मेरे घर आना। आए, 1.5 घंटा बैठकर मैंने उनको सब असबाब बताए। 2 दिन के बाद ये जलसा लिए, बोले कि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इसका सिकंदर मैं हूँ। 39,000 वोट से हो गए, मुझसे भी सलाम दुआ बंद। तो अभी जो समाजवादी पार्टी के लोग मेरे पास आए, जो जनता दल छोड़ करके BRS में जाने की बात थी, पूरी डील हो चुकी थी, पूरे सब इनकी बातचीत हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी के ये जनता दल सेकुलर में थे, इन्होंने इस्तीफा देने की बात की। मेरे पास आए कि हम लोग जनता दल सेकुलर छोड़ना चाहते हैं। बोला क्यों छोड़ना चाहते हैं, बोले अब BJP से समझौता हो रहा है देवेगौड़ा साहब का। मैंने उनसे बोला कि जनता दल सेकुलर का समझौता BJP से पहली बार नहीं हो रहा है। निहाल अहमद की जिंदगी में, निहाल अहमद के जीते जी जनता दल सेकुलर पार्टी ने, देवेगौड़ा साहब ने 5 मरतबा BJP के साथ हाथ मिला करके मरकज में, कर्नाटका में हुकूमत बनाई, महाराष्ट्र में BJP और जनता दल सेकुलर 5 इलेक्शन लड़े। 5 बार ऐसा मौका आया जब BJP और जनता दल सेकुलर एक हो गए। निहाल साहब ने तो पार्टी छोड़ी नहीं। आज जनता दल सेकुलर और BJP एक हो रही, तो तुम क्यों पार्टी छोड़ रहे हो।
लेकिन फिर बाद में इन्होंने कुछ बातचीत की और बोले कि नहीं, अब इन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। फिर मेरे पास आए कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में इन्होंने जो बीआरएस का, मुझे लगा कि इनका फाइनल है, बीआरएस पार्टी का फाइनल है। मैं इनको बोला कि बीआरएस के लोग मेरे पास भी आए थे, मुझे भी ऑफर किया था, मैंने उनको नकार। पार्टी के लोग जो कुछ मुस्तकीम पर, बुलंद पर, जनता दल सेकुलर के लोगों पर जिस किस्म का इल्जाम लगाते हैं, उस इल्जाम के साथ तुम समाजवादी में कैसे रहोगे? और तुम लोगों ने जनता दल सेकुलर का, जब निहाल अहमद का तूती बोलता था, आज जनता दल सेकुलर का बचा क्या है? तो तुम इस माहौल को, तुम नए नहीं हो, नया आदमी आता है तो लोग भरोसा करते हैं, तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ गया, भरोसे को जीतोगे कैसे? ये सारी बातें हुई थी कि आप साजिदा मैडम को घर पर रख करके आओगे और तुम कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जो तुम, इन्होंने बोला कि नहीं हमको अभी जिंदगी में, उनको समझाया भी कि तुम्हारी बड़ी जिंदगी है, तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम अगर पुरानी बात हरकतों से बाज आओगे और मेरे बात मान के चलोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा मुस्तकबिल है। ये सब तय हुआ। उसके बाद ये समाजवादी पार्टी में शमूलियत की बात आई। पूछो उनसे कि लखनऊ गए, लखनऊ में बैठ करके भी फोन से मेरे साथ राब्ते में थे कि नहीं थे? जिस दिन ये लखनऊ से वापस आया उसी दिन रात में 2 बजे रात को पहुंचे, तो रात को 2 बजे मेरे घर आए कि नहीं आए? जब ये पार्टी में शमूलियत के लिए बंबई गए तो मुझे स्पेशल गाड़ी पे लेके गए कि नहीं ले गए? तो मेरे साथ तुम समाजवादी पार्टी में जिन शराइत के साथ आए, बात ये थी कि असेंबली में तुम उम्मीदवारी करोगे, पार्टी की सदारत यूसुफ इलियास के पास ही रहेगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने बनाया। और मैं हमेशा बोला कि मेरी पार्टी में मसला ये है कि एक आया एक गया, एक ही बचता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक आया, पहले से एक था, 2 होना चाहिए, 2 थे, एक आया, 2 पहले से थे, 3 होना चाहिए, मगर एक आया एक चला जाता है। ये मेरी पार्टी का अलमिया है। तो अभी यूसुफ इलियास सदर है, वो रहेंगे, तुम आ रहे हो तो 1 और 1 2 हो जाना, 2 बड़ी ताकत रहेगी। मेरी तीसरे लोगों से ही बात है, 4 चौथे लोगों से ही बात है, मगर पता नहीं क्यों मेरे घर में बैठ करके 12 लोगों के बीच में मुस्तकीम ने बोला कि साजिदा मैडम तो बोलती है कि तू दुश्मन है इनका, जो तू उसको सदर बनने नहीं दे रहा है। मेरा मकसद ये था कि अगर यूसुफ इलियास सदर रहते पार्टी के और असेंबली का इलेक्शन शान-ए-हिंद लड़ती, तो बताओ यूसुफ इलियास किसका काम करना पड़ता, किसको फायदा होता? मगर मैं यूसुफ इलियास को सदर रहने तो बोल रहा हूं, तो ये मुझसे, मेरे से सलाम दुआ बंद, मुझको उसका हिमायती समझ लिए। फिर अखिलेश यादव की तारीख आ गई, अबू आसिम अखिलेश यादव का बैनर लग गया, तारीख कैंसल, जलसा कैंसल, अबू आसिम आजमी का जलसा कैंसल हो रहा है। इनको लगा मेरा हाथ है, मेरे घर आके बैठ गए। तो डायमंड हाउस में जलसा हुआ। मैंने उस वक्त की वीडियो उठा करके देख लो कि मैंने अबू आसिम आजमी को तकरीर खत्म होने के बाद बोला कि इसका टिकट का ऐलान करो। उस वक्त की वीडियो है। 2 मिनट में मेरी बात कंक्लूड कर रहा हूं। मैं जानबूझ करके इसीलिए उस दिन, यार ये सारी बातें, अब मैं चाहता था कि ये लोग अगर अपने हरकतों से बाज आकर के एक नई क़यादत इस शहर को देंगे, मुस्तकीम और शान-ए-हिंद, तो मैं उनकी सपोर्ट में था। मगर असेंबली इलेक्शन के बाद इलेक्शन में इनकी हरकतों से ऐसा लगा कि ये तो खुद सरेंडर हो गए। जिन 2 लीडरशिप से आवाम मुतमईन है, आवाम मुतमईन नहीं है, उनके खिलाफ एक तीसरी लीडरशिप अगर मैं उभारना चाहता हूं और उसके बाद तुम उन्हीं के जाके जूते सीधे करोगे, तो फिर कैसे चलेगा? ऐसी हालत हो गई कि इनके पास आज टिकट, कोई वार्ड नहीं बचा, कहीं पर कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब इनको या तो पार्टी से निकालूं, तो फिर मुझे पार्टी में किसी को लेना है, और अगर मैं इनको पार्टी में रहने दूं, तो मैंने इनके सामने पहले बोला था, 29 अगस्त को मैंने यूट्यूब पर इंटरव्यू भी दिया, 27 अगस्त को अखबारात में भी खबर दिया कि इस्लाम पार्टी के उसूल और समाजवादी पार्टी के उसूल अलग है, एक साथ नहीं हो सकते। और उसी वक्त मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ये काम करना चाहिए कि जो सेकुलर फोर्सेस है, महाविकास अघाड़ी के तर्ज पर या इंडिया अलायंस के तर्ज पर, इन्होंने कोशिश करना चाहिए सबको एक करने की। अगर मुस्तकीम शान-ए-हिंद एक तरफ, एजाज बेग कांग्रेस पार्टी के एक तरफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सलीम रजवी, राजेंद्र भोसले, राजू भैया, राजेंद्र भोसले, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की यादव, यही अगर ये सारी ताकतें इकट्ठा आएंगी तो क्या इस शहर में बदलाव नहीं आएगा? क्या ये कोशिश क्यों नहीं की है मुस्तकीम डिग्निटी ने? तुम ये बोलते हो शान-ए-हिंद ने क्यों नहीं किया है कोशिश, एजाज बेग ने कोशिश क्यों नहीं की कि इन दोनों के तुम पार्टी, अगर इतने अच्छे लीडर है ये लोग, तो इनकी पार्टी में चले जाओ, पार्टी का अलग झंडा डंडा भी लेके बैठोगे, इनकी लीडरों के पीछे, इनके पीछे भी घूमेगे, तो ये कौन सी सियासत है?
अगर मुफ्ती इस्माइल इतने अच्छे लगते हैं, एजाज बेग को तो चला जाए मुफ्ती इस्माइल की पार्टी में, इनको शेख आसिफ अच्छे लगते तो उनकी पार्टी में चला जाए। लेकिन ये आवाम को धोखा देने का काम, आपाबाजी खेलने का काम, दो पार्टी की सियासत में ये होता है कि वर्करों को, आवाम को लड़वा दिया जाता है, लीडर बैठ करके मजा मारते हैं और आवाम मसाइल से जूझ रही है। तो मैंने उस वक्त बोला था कि इन्होंने ये काम करना चाहिए था, नामुमकिन नहीं था, ये मैंने आप लोगों के सामने बताया। और ऊपर बात चली है समाजवादी पार्टी में, बात तभी हो जा रही है सर। शॉर्ट करो जावेद भाई। आप समाजवादी पार्टी के कौन से पद पे हो अभी? और यहाँ समाजवादी जो इस्लाम पार्टी से गठबंधन करी है, मुकामी समाजवादी अभी जो मुस्तकिल डिग्निटी और सांग हिंद है उसमें, तो आप कौन से पद को और किस तरीके से उनको निकालोगे या क्या करोगे, उसके ऊपर उस पर रोशनी डाल दो। समाजवादी पार्टी का मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी मेरे पास लेटर है। बात ये हुई कि मैं पार्टी के खिलाफ हूँ क्या, तो मेरे पास अखबार है जिसमें पूरे शहर की असेंबली की वोटों का है। असेंबली के इलेक्शन में 343 सीटों पेटी में समाजवादी को कहीं 100 का आंकड़ा पार नहीं हुआ, सिवाय मेरी 2 पेटियों के। 5 पेटी पर बोले जिसमें मेरी 2 पेटी। तो मैं पार्टी के साथ, आस्था के साथ हूँ, अकीदत के साथ हूँ। लेकिन अभी जब ये बात आई तो ऊपर बात आई, मुझे ये बोल रहे कि समाजवादी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो ये मेरे पास लेटर है, ये जनरल सेक्रेटरी का लेटर है। लेटर कब का है? ये लेटर जो है 2027 तक वैलिड है, आप देख सकते हैं इसको। ये 2023 में मुझे उतार दिया गया, 30/6/2027 तक ये वैलिड है। आप स्टेट के जिम्मेदार होने के बावजूद सुनिए मेरी बात, ऐसा है कि इत्तला, ऐसा है पार्टी जब होती है तो पूरे महाराष्ट्र की जब मीटिंग होती है, मैं महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हूँ, सदर हैं, ये अपना, इनको नोटिस दी गई, इनको बुलाया गया बम्बई, इनकी सिफारिश वहां पर शेख आसिफ एमएलए रह चुके, इनकी सिफारिश कर रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं। अगर आज मैं इनको बहुत बड़े बोले है ना कि 1 लाख वोट मिलने वाली है असेंबली में, 50,000 वोट मिलेंगे तो अपनी हार मान लूंगा। अब 9,050 लोगों की हिमायत के बाद 9,000 वोट मिली, हार मानने को तैयार नहीं है। अब अगर आज मैं इनको समाजवादी पार्टी से निकाल दूं, कल ये बोलेंगे कि हमारी 50 सीट चुन के लाने की तैयारी थी, एंड टाइम पे मुझको निकाल दिया गया। तो सुनिए ना मेरी बात, पार्टी से बगावत मतलब कैसा है कि अगर ये लोग, शेख आसिफ भी बोल रहे हैं कि नहीं वो हम साथ में रहेंगे तो हम इतनी सीटें समाजवादी की, कोई भी पार्टी, उनसे इसका क्या लेना देना? यानी रियासत की बात हाईकमान नहीं मान रही है, आसिफ शेख की बात मान रही है और दूसरी पार्टी की उसकी बात मान रही है। नहीं, मुझे ये बोला गया कि तुमको मुतबादिल है तो तुम निकाल दो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इनके बड़बोलेपन, जो मुंह में से सिपारी निकाल करके ऐसा बोला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, कल ये क्या बोलेंगे कि ऐन वक्त में ऐसा हो गया इसलिए नतीजा कुछ और निकल गया। मैं उनको पूरा चांस देना चाहता हूँ। इलेक्शन के बाद कौन रहेगा कौन निकलेगा ये समझ में आ जाएगा। इस तरह की जानकारी मिली है कि लगभग 2 महीना पहले ही आपको ही निकाला गया है। ये अभी का जो है ना, वहाँ का भी अभी की बॉडी का वहाँ का प्रिंट है, प्रिंट आउट है, अभी तक उसमें मेरा नाम है। कितनी तारीख तक के हैं? ये अभी का प्रिंट आउट है, हमारा ऑफिशियल प्रिंट आउट है ये। जावेद भाई, मंत्री से लेकर आमदार, माजी आमदार, महापौर, सदर बलिया, सब पे आपने तनकीद की, आपने अपनी पॉलिसी नहीं बताया अभी तक कि आप क्या करने वाले, शहर को क्या देंगे। सारी नाकामियां, सारी बुराइयां तो तुमने आया कर दी है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अपनी पॉलिसी नहीं बताया आपने। नहीं, मेरी पॉलिसी साफ है कि जो इस शहर को अच्छा काम देना चाहता है, आप क्या दोगे? आज मतलब जो शहर की जो जरूरत है, जो तकलीफ है, उनको दूर करना है। आज रोड रास्ते जो है, रोड बनती है 6 महीने के बाद खराब, गटरें, अभी अंडरग्राउंड गटर के नाम पे 600-650 करोड़ पूरे शहर को खड्डा खोद के रख दिया गया। आज से 45 साल पहले भी अंडरग्राउंड गटर के नाम पे पूरे शहर को खोदा गया था और पाइपलाइन डाली गई थी, नाकाम हो गई। ये जो है चल रहा है आज का, मतलब जो स्कीम अंडरग्राउंड कामयाब होगी, नाकाम होगी, आवाम का पैसा तो चला जाएगा ना। इनका काम था कि किसी एक मखसूस वार्ड में करते। तब दवा स्कूलें, जो आज प्राइमरी स्कूलें बंद की जा रही है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों का म्यार इतना बुलंद किया कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके बच्चे वहां आए।
तो तुम इन स्कूलों का म्यार क्यों नहीं बुलंद कर सकते? हम अच्छी तालीम का दवाखाने, वाडिया दवाखाना था, सडानोट दवाखाना कारपोरेशन चलाती थी, उसके अलावा मोहल्ले मोहल्ले में कारपोरेशन दवाखाना चलाती थी, जो 15 पैसे वाले दवाखाने मशहूर थे। अगला सवाल ले लो। महाविकास अघाड़ी आपकी बन गई है, अघाड़ी बन गई है आपकी, इलेक्शन अब करीब है, 20-25 दिनों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। क्या आपने लाएअमल तैयार किया है और किन मुद्दों पर आप आवाम के बीच जाने वाले? मैं मुद्दे ही तो बोल रहा हूँ ना, मैं वही बात मुद्दे ही तो बता रहा हूँ। आपने मैनिफेस्टो वगैरह बनाया? नहीं, मैनिफेस्टो बनेगा ना। ऐसा है कि किसी ने अभी किसी ने मैनिफेस्टो किसी ने बनाया नहीं है अभी। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अभी हमने तय हमने उम्मीदवार खड़े करेंगे, महापौर का चेहरा, तुम्हारी जो कमेटी है उसका बड़ा चेहरा कौन है? मैं फिर बोला कि ये सब जितने पार्टी के लोग हैं, ये सब इसका बड़ा चेहरा है। महापौर का जैसे जो सवालात, उससे भी बोला गया कि तुम जिस किस्म के सवालात हमसे कर रहे हो, ऐसे ही सवालात तुम सामने वालों से क्यों नहीं कर लेते? तुमने अभी तक के बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन लोगों से भी पूछो ना कि महापौर का चेहरा कौन है। सीधी बात है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आप मीडिया के ऊपर क्या मत रखो, अगली टाइम ही पूछा गया था उनसे कि तुम्हारा चेहरा कौन है। कॉन्फ्रेंस में मैंने खुद पूछा था शेख आसिफ साहब, आपने शायद सुने नहीं होंगे उसको। तो महापौर ऐसा है कि जो लोग एक सवाल, आपने बहुत बड़ा काम किया, जितनी सारी पार्टियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। आज अब एक दो सवाल आप ये कर ले, उसके बाद शॉर्ट में जवाब दे देना। ये सारी पार्टियां एक साथ आ गई, कांग्रेस के जिम्मेदार यहाँ पर है या नहीं है? एक ये था। समाजवादी के आप यहाँ पर है और समाजवादी का एक विंग आपके साथ नहीं है, ये तो इसका आप क्या जवाब देंगे? और ये सारी पार्टियां एक साथ हो गई तो क्या आपका सीटों का बंटवारा तय हो गया? आप कितनी सीटें खड़े करेंगे? और जिन्होंने पार्टी के मुखालिफ काम किया है, क्या उन पे आप कार्रवाई करेंगे? एकदम शॉर्ट में जवाब। इसमें तो कौन सिंबल लेना समाजवादी पार्टी का, ये भी बता दीजिए। पहले जो अपनी मीटिंग हुई ना सीट शेयरिंग 2 दिन पहले, उसकी रुदात बता दें। या मैं बोल दूं थोड़ा सा? हमने तमाम पार्टियां, अगर सलीम रजवी साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर हैं तो इनकी पार्टी की कारकर्दगी देख करके इनको ये ओहदा दिया गया है। अगर जहूर भाई जमजम ये बहुजन समाज पार्टी के सदर है तो इनकी कारकर्दगी देख करके, इनका चेहरा देख करके, ये सब चेहरे, और हमने इनकी पार्टी की पॉलिसी के तहत, इनके सिंबल के तहत लड़ने की बात की है। सीट शेयरिंग की बात ऐसी है कि अभी हर पार्टी के लोग अपने अपने उम्मीदवारों की, कौन कितने उम्मीदवार लड़ाएगा, अभी 2 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई उसमें उन लोगों ने अपनी तादाद दी है। उम्मीदवारों के नाम अभी उन लोगों ने मतलब आज देने की बात है। उम्मीदवारों के नाम आने के बाद हम उसमें मवाजना करेंगे, हमारी कमेटी तय करेगी। जहां पर एक ही उम्मीदवार है, जैसे जहां पर कोई टकराव नहीं है, एक पैनल में 4 चाहिए, अगर 4 नाम आए हैं तो वो 4 फाइनल रहेंगे। लेकिन अगर कोई वहां 5वां नाम है तो किसको कम करना और किसको तरजीह देना, ये हमारी कमेटी के लोग देख करके, जायजा लेकर के तय करेंगे। 2-3 दिन के अंदर हम लोग पहली लिस्ट जारी कर देंगे और उसके बाद हम लोग आगे इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं है, लेकिन शरद खैरनार साहब यहाँ मालेगांव के ऑब्जर्वर थे, इन्होंने ऊपर पार्टी को रिपोर्ट भेजी है। फैसला करने का इख्तियार जैसे महाराष्ट्र के सदर फैसला करेंगे, जो ए फॉर्म बी फॉर्म पर दस्तखत महाराष्ट्र के सदर की होगी। मेरी भी बातचीत वहां पर है कि ए फॉर्म बी फॉर्म पर दस्तखत कौन करेगा, मतलब मालेगांव में किसको देंगे, आप मुझे देंगे कि उनको देंगे, इसके बारे में उन्होंने बोला कि तुझे 2 दिन में हम लोग जवाब देते हैं। अभी बंबई का जो मसला है, बंबई की कारपोरेशन बहुत बड़ी है और अबू आसिम आजमी के लिए बंबई की कारपोरेशन मेन है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे भी बंबई का पहले कर लेने से, मैं तेरा मालेगांव का करता हूँ। और उन्होंने जो कुछ बातें मैं बताया ना कि शेख आसिफ साहब सिफारिश में जा रहे हैं कि इतनी सीटें, आज ये नौबत आ गई है कि इनके पास उम्मीदवार नहीं है तो शेख आसिफ अपने पास से उम्मीदवार दे रहे साइकिल निशानी पर लड़ाने के लिए। अब इतनी बड़ी पेशकश अगर वहां पर जा रही है तो मुझे भी उसके बारे में पार्टी क्या देखती है कि मेरे कितने चुन के आएंगे। पार्टी को मुनाफा वो दिखता है कि चुन के कितने आएंगे, तो मेरे पास जो उम्मीदवार है और जो उनके पास उम्मीदवार है, अब वहां से उम्मीदवार लाए जा रहे हैं। तो इन सब बातों को 2 दिन में वहां फैसला होगा।
कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट दे दी है, कांग्रेस पार्टी का भी फैसला होगा और हम लोग सब लोग मिलकर के जो उम्मीदवार जितने भी हम लोगों के पास उम्मीदवार अवेलेबल रहेंगे वो हम लिस्ट देंगे, उसके अंदर से जो चुन करके आएंगे हम उसमें मेयर का चेहरा देंगे। अगर ऐसा टकराव हो गया कि आपकी जो दूसरी विंग है समाजवादी की, उन्होंने जिस वार्ड में दिए और उस वार्ड में आप भी चाहते कि आपका भी उम्मीदवार हो जाए, तो एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवार एक ही वार्ड में हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, सिंबल जिसको मिलेगा वो पार्टी करेगा। और मैं तुमको क्या बोला कि मैं साफ बोला कि मेरा जो नजरिया पहला है, मैं किसी के मुखालफत में नहीं, उनका होता छीन कर मुझे कौन सी जीत मिलने वाली है। मैं ये चाहता हूं, मैं किसी का शेख आसिफ का भी मुखालिफ नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं चाहता हूं कि शहर के अच्छाई के लिए बात हो, शहर के मफादात के लिए बात हो। तुमने देखा कल का शेख आसिफ का बयान मुझे सलीम मलिक साहब ने बताया, मैं सुना नहीं हूं पूरा, कि इलेक्शन ये जो है ये आवाम के बुनियादी मसाइल का, रोड गटर का, सड़क का, सेहत अम्मा का, साफ सफाई का, तालीम का मामला है कि ये पर रोहिंगी और बांग्लादेश का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में हम जा रहे हैं क्या? तो ये जो डाइवर्ट करने की बात कर रहे हो तुम, मैं बोला कि अभी जन्म दाखिले के मामले में बोलने बैठूंगा, जिस दिन बोलूंगा तो आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तमाम सबूत के साथ बोलूंगा। तो ये सब बातें जो है ना, एक एक विषय पर, तुम गांव का इलेक्शन है, गांव पर तुमने क्या किया, राज किया, ये लीडर ये पोजीशन में थे, मेयर की कुर्सी पर शेख आसिफ के घराने के लोग बैठे हुए थे, अपोजिशन लीडर कौन था? शानहीन थी ना, मुस्तकिम डिग्निटी थे ना। अगर कोई काम वहां गलत हो रहा था तो इन्होंने कितना रोकने की कोशिश की? ये सब सवाल का जवाब इनको देना चाहिए। इन सब मुद्दों पर जाने की बजाय रोहिंग्या और बांग्लादेशी पर जाके बात करेंगे। सारी पार्टियां बैठी है, तो क्या हम ये समझ रहे कि ये सारी पार्टियों की क़यादत आप कर रहे हैं? मैं अभी बोला कि अगर मुझे क़यादत करना होता तो मुझे उससे अच्छा मौका कभी नहीं था। मैं चाहता हूं कि जो भी क़यादत करना चाहे वो आगे आए। मैं इन लोगों की मदद कर रहा हूं और शहर की भलाई के लिए अगर ये लोग चल रहे हैं तो मैं इन सब के साथ मदद करने के लिए, और चूंकि इंडिया अलायंस में और महाविकास अघाड़ी में मेरी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, मेरी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी सेकुलरिज्म के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए, इस देश की एकता के लिए, इस संविधान की रक्षा के लिए अगर एक है तो मैं उसके लिए इन सब लोगों के साथ खड़ा हूं। आपकी तंजीम में इत्तेहाद पारा नजर आ पीछे जो चेहरे थे प्रमुख वो है नहीं, उसकी वजह क्या है? ऐसा है कि अभी तुमने सवाल किया एसडीपीआई का और 1 मिनट के अंदर एसडीपीआई के लोग काम नहीं लिया, देखो वो मौजूद है, ऐसे प्रमुख चेहरे जो नहीं है। ऐसा है कि अभी मैं बोला कि अभी इलेक्शन है, इलेक्शन लग चुका है, अभी हम लोगों ने जिम्मेदारी बांट दी है। फिर मीडिया में बैठेगा कौन, जवाबदारी कौन लेगा, फील्ड पर उम्मीदवारों को तैयार करने का काम कौन करेगा? और अगर बोलने का चांस तो दे दो। अभी से आप एकदम सुनिए ना मेरी बात, अभी आप बोले मैं क़यादत नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरे को बोलने का चांस। अब मैंने इसके पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बोलने का मौका दिया तो आप मुझसे सवाल कर रहे थे। अभी मैं बोला तो आप बोलते इनको बोला ना आप घोड़े पे चलने दे रहे, ना पैदल चलने दे रहे आप लोग, ना घोड़े पे चलने दे रहे, ना पैदल चलने दे रहे। मैं उम्मीदवारी नहीं करने वाला हूं, मैं तमाम उम्मीदवार पूरा वक्त उम्मीदवारों को मेहनत के लिए देने वाला हूं। उम्मीदवारी करूंगा तो 1 वार्ड में बढ़ जाऊंगा। सीटों का मुतालबा हर पार्टी ने अपने अपने अंदाज से सीटों का मुतालबा हमारे सामने रख दिया है, लेकिन हमने उनको बोला है कि वार्ड नंबर और उम्मीदवार के नाम के साथ में वो आज रात तक देने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का जो भी रहेगा, हमारे में कोई इख्तिलाफ नहीं रहने वाला है। हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं है, हमारे यहाँ पर लाखों वाले नहीं है, हमारे यहाँ पर उसूल पसंद लोग हैं, और जब उसूलों की बात आएगी तो आदमी कुर्बानी देता है और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कितनी सीट आएगी? ऐसा है कि अभी मैदान तो सच दो, मैदान तो देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी मैंने बोला कि शहर को तो हिस्सों में बांट दिया गया है, हिस्सों में बांटा गया है। आज की सिचुएशन तो यही है कि नदी के उस पार किसकी आएगी, नदी के इस पार में पक्के इलाके में किसकी आएगी, कच्चे इलाके में किसकी आएगी। अब हम बदलाव के लिए निकले हैं, तो इसका आवाम कितना रिस्पॉन्स देती है उसके ऊपर है ना।